हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अगर आप इस समय क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आज हम 2026 में होने वाले क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस अभी मैं आप लोग को यहाँ पर टिक करवाने वाला हूँ। तो आप चैप्टर वाइज अपने एनसीईआरटी बुक से टिक कर लो। तुम्हारे 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएगा यहीं से आएगा, ये मैं आपको 100% गारंटेड के साथ बोल रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर टिक करवाते जाता हूँ। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी मैं आपको टिक करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ये आपका पहला एक टॉपिक दिया गया है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आपका आता ही है, या फिर डायरेक्टली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है उसका स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आता है। तो जो स्टेटमेंट है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, इस स्टेटमेंट को जरूर याद कर लेना। परीक्षा में डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में पूछा जाएगा, दोनों बच्चे याद कर लेना। इसके बाद यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसको जरूर कर लेना। यहाँ पर 4 का पावर n दिया गया है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशंस में क्या होगा कि इसके जगह पे 10 का पावर n भी दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर 6 का पावर n दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन सेम रहेगा, बनाने का तरीका भी सेम रहेगा, बस डिजिट्स अलग रहते हैं। बस 4 के जगह पे अलग अलग डिजिट्स रहता है, बाकी बनाने का जो तरीका होता है वो सेम होता है। और ये भी स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में पूछा जा सकता है, तो दोनों बच्चे कर लेना। इसके बाद ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये सब आपके परीक्षा में इतना इजी नहीं पूछा जाता है। फिर आगे ये एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ये बेसिक वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। तो बेसिक में अगर आपने लिया होगा तो इस क्वेश्चन को कर लेना। देन अब आगे जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि पता होगा कि स्टैंडर्ड वालों का 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। इनफैक्ट स्टैंडर्ड वालों क्या बेसिक वालों का भी आएगा, तो ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। हाँ, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका 5 नंबर पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही मत छोड़ना, 100% में ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इन दोनों में से एक आपके एग्जामिनेशंस में या फिर दोनों भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा, तो ये बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, तो ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके अलावा एक दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से रह सकता है। आगे कौन से क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी बेस्ड में वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। इसके बाद आगे आते हैं। फिर आपको यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेना है कि प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल। आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ये आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। और कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आता ही है। आपने नोटिस भी करा होगा कि आपका चाहे प्री बोर्ड हो या फिर आपकी हाफ ईयरली के पेपर हो, हर जगह पे ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशंस में दिया हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन करना है, परीक्षा में आता ही है। देन यहाँ से एक एग्जाम्पल नंबर ये आपको 6 कर लेना है, ठीक है, जिसमें शो करके दिखाना है कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आएगा, दोनों क्वेश्चन बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में आएगा, तो एक भी मत छोड़ना, ठीक है। बाकी ये करने की ज़रूरत आपको 7 नंबर नहीं है। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपको बस कर लेना है, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोग को दिखाए हैं, परीक्षा में क्वेश्चंस यहाँ से 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ पूछा जाएगा। एक भी आउट क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी यहाँ तक आपको बताए हैं यहाँ से आएगा। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना कि रियल नंबर से आपके एग्जामिनेशंस में ओनली 6 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी मैंने यहाँ पर अभी आप लोग को टिक करवाया है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर मिस भी होता है ना, तो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा है जो कि इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इस चैप्टर की तैयारी कर लेना। बाकी आपका यहाँ से एनसीईआरटी बुक से जो भी मैंने अभी टिक करवाया है ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, और वहाँ से समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स। इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशंस में लगभग 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आएंगे, चलो आगे मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसके पहले एक बात और याद रखना कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में
एनसीईआरटी के अलावे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस आएगा एनसीईआरटी के अलावे ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। अब एनसीईआरटी बुक से आपका यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट दे रखा है कि इन जनरल फॉर अ लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दे रखा हो तो इसका जो ग्राफ बनता है यानी लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है, इसको याद रखना। और ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है जिसका एग्जैक्टली एक ही पॉइंट होता है, और वो पॉइंट कौन सा है, -b/a और 0। तो ये बात याद रखना, ठीक है। परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है फिर एक, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये पता होगा, जिसमें एज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इसकी जो ग्राफ होती है ये दो शेप में बनता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो ग्राफ होती है दो शेप में बनता है, या तो इस तरह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, और या तो फिर इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। अपवर्ड डायरेक्शन में कब बनता है, जब एज ग्रेटर देन 0 हो, ए का वैल्यू 0 से बड़ा आए, जैसे 1 2 3 4 कोई भी, ठीक है, बस पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यही अगर ए की वैल्यू 0 से छोटा आए, मतलब नेगेटिव में आए, जैसे -2x² प्लस 4x प्लस 3 इस तरह से आए, तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू होती है। अगर ये ए की वैल्यू निगेटिव में रहती है तो ए का वैल्यू 0 से, मतलब ए की वैल्यू 0 से ही छोटी हो गई, मतलब जो ग्राफ बनता है इस समय ये डाउनवर्ड्स बनता है। और अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तो ये अपवर्ड्स बनता है। तो बस इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। जो जो आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। और ये अपवर्ड या डाउनवर्ड में ये जो भी ग्राफ बनता है ये पाराबोलिक बनता है, यानी पाराबोला बनता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा शेप में रहता है, तो पाराबोलिक में रहता है। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा शेप में रहता है, तो स्ट्रेट लाइन में रहता है। तो ये सब कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। इसके बाद ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, डायरेक्टली हम एक्सरसाइज में आएंगे। और एक्सरसाइज में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए। से पूछ दे इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, देखते हैं एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे ये लाइन जो है, जैसे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करा है, तो इसमें एक भी जगह पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 0 होगा। इस पे एक जगह पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। तो इस ग्राफ से रिलेटेड से भी जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको कर लेना। फिर यहाँ से ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। ये वीवीआई कर लो, इस टॉपिक से रिलेटेड आना ही है क्वेश्चन, ठीक है, नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर ये जो दो फॉर्मूला है भाई रट लो, 100% में ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा बीटा का जो वैल्यू होता है c/a, 100% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूला से रहेगा। तो ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, ये ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए। और आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही याद रखना है, क्यूबिक पोलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही दिया गया है फॉर्मूला। इसके बाद सम ऑफ जीरो, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ऊपर मैंने बता ही दिया, -b/a। -b/a को हम ऐसे भी लिखते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x², या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a, इसको हम कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ x², इस फॉर्मूला ऐसे भी फॉर्मूला को लिखते हैं। इसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, फिर इसको वेरीफाई करने के लिए भी परीक्षा में आता है। ये भी वीवीआई है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, परीक्षा में 100% जो है वो आएगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन आने का चांस कम है, फिर भी अगर आता भी है तो ये बेसिक में आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर टिक नहीं करा है। ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जितने भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर यहाँ से इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, जिसमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फॉर्म करने के लिए रहता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेगा फॉर्म करके बताओ, तो इसमें पहले हम सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। अगर नहीं दिया हुआ हो तो पहले निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ सम ऑफ जीरोज निकाल लिया गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया गया, ठीक है। फिर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फॉर्मूला भी होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला बुक में आई थिंक नहीं दिया है, ठीक है, बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये वाला फॉर्मूला एक याद रख लेना, ठीक है। ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई इस जगह पे पुट कर देना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी छूने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं आएगा, ये सिलेबस में है ही नहीं क्यूबिक पोलिनोमियल। आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ना है और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर आप देख भी सकते हो, दिया भी है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो नहीं आएगा ये परीक्षा में। इसके बाद एक्सरसाइजेज से इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। बट देखो, बनाने का सबका प्रोसेस सेम है। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये सब सारे पहले सॉल्व कर लेना है, यहाँ से जीरोज निकालना है, फिर इसको वेरीफाई करना है और यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है, जिसके इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। तो ये यहाँ से एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। बाकी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि पोलिनोमियल से एनसीईआरटी के अलावे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको आगे के वीडियोज़ में करवाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी से जितने भी चैप्टर्स है वो मैं फ़िलहाल अभी आपको टिक करवा दे रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर से भी एग्जामिनेशंस में वही 5 से 6 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आएंगे, चलो यहाँ पर आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बात और इसमें याद रखना कि एनसीईआरटी बुक से अलावे भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खास करके अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें तो। देखो, इसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये टेबल आपका 3.1 है, जिसमें आपको ये सब सारा याद रखना है कि अगर a1/a2 नॉट b1/b2 के रहे, नॉट इक्वल टू b1/b2 के रहे, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, यानी कि जो लाइंस होता है वो इस तरह से इंटरसेक्ट करता है ग्राफ में। और इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेम इसी प्रकार से अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट लाइंस होता है, यानी एक ही लाइन के ऊपर ग्राफ में दूसरा लाइंस आ जाता है। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में इसमें होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे, तो जो लाइंस होता है वो पैरेलल होता है, यानी कि नो सॉल्यूशन होता है। तो ये वाला आपको टेबल जो है अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 100% पूछा जाएगा। अब एक जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस में ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है, तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सीख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, ये 100% गारंटीड है। चाहे ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए रहेगा। चाहे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पूछा जाए, या तो दो मेथड इसमें आपने पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक आएगा ज़रूर। अब एक्सरसाइज अगर हम 3.1 की बात करें तो 3.1 से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है। देखो, आपको हो सकता है देखने में लग रहा होगा कि भैया इतना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। आप इसमें से कोई एक एक क्वेश्चन बना लेना, क्योंकि बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि बनता कैसे है, बाकी बनेगा सारा सेम सेम। अब जैसे यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा इंटरसेक्टेटिव पॉइंट है, कौन सा पैरेलल है, या फिर कौन सा कोइंसिडेंट कर रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पे, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर इस तरह से पैरेलल बनेगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा, यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइज करेगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको टेबल में आपको बताया भी था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो हम कहेंगे कि इंटरसेक्टेटिव पॉइंट होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तो पैरेलल होगा, सारा इक्वल रहे तो कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। तो ये जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे, देखेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हालांकि टेबल में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को लेकर नहीं दिया था, आपको यहाँ पे मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ। ऊपर जाते हैं, टेबल में देखो यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को लेकर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर याद रख लेना कि ये दोनों कंसिस्टेंट होता है और ये इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। अगर एक भी सॉल्यूशन निकले या फिर बहुत सारा सॉल्यूशन निकले तो वो कंसिस्टेंट होता है, लेकिन एक भी सॉल्यूशन ना निकले तो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो बस वही है, आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है और देखना है कि किसमें सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट, आएगा तो कंसिस्टेंट। तो बस ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था सेम वैसे ही पूछा गया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेना, ये भी सेम उसी प्रकार से बनने वाला है, यहाँ पर भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है और फिर इसमें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए भी बोला गया है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है नहीं, 5, 6 और 7 नंबर फिर से वही ग्राफिकली ही यहाँ पर आपको बनाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, तो ये सब करने का ज़रूरत है नहीं, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा।
एक्सरसाइज अगर हम 3.2 की बात करें तो देखो, परीक्षा में ना कभी भी ये नहीं रहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्यूशन फाइंड करो या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करो। हाँ, ग्राफिकल मेथड से रहता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बट सीख लेना, बट आता नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने कोई भी टिक नहीं करा है, क्योंकि ये तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो मेथड आपने पढ़ा हुआ होगा। और यहाँ पर देख लो, इसमें से अगर आना भी रहे ना तो परीक्षा में ये वाला आपका 5 नंबर आ सकता है, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में ये आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। तो इसमें से एक ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब आता नहीं है। ठीक है ना, ये कर लेना। और मैंने कि जैसे शुरुआत में कहा था कि एनसीईआरटी बुक से अलावे भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन रहेगा अलग टाइप में, या फिर सॉल्विंग टाइप में क्वेश्चन अलग से रहेगा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आगे मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। बट ऐसा नहीं कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, आप चाहो तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। परीक्षा मेथड का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये 2 नंबर कर लेना है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, ये 3 मार्क्स में आता है। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है। ठीक है, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड में आपको एग्जाम्पल नंबर ये 8 कर लेना है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। एंड अगर अब हम एग्जाम्पल नंबर ये तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। ये 2 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, नंबर इंटरचेंजिंग वाला या रिवर्सिंग वाला, तो ये 100% है कि तुम्हारे पेपर में यहाँ पर ज़्यादातर सेट्स में आने का चांस रहता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना। देन आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में यहाँ फिर से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो, ये मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ से आए, ये आउट भी आ सकता है, एनसीईआरटी बुक के अलावे भी आ सकता है। जनरली एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए नहीं रहता है, ये आउट ही पूछा जाता है। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल अभी आप बस तरीका सीख लेना है कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बाकी अगर हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने ऊपर में टिक करवाया था, इस तरह क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, इसलिए यहाँ पे मैंने टिक नहीं करा है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 एज वाला करना, फिर ये सम ऑफ डिजिट्स वाला करना, ये तो आता ही है। ये दोनों क्वेश्चन को बना लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन परीक्षा में आता है। फिर यहाँ पर ये बैंक वाला से रिलेटेड कभी कभी पूछा जाता है, बार बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार जो है क्वेश्चन ये दे दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, बट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर टिक करा है। तो बस एनसीईआरटी से आपका इतना ही आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से एनसीईआरटी से इतने ही आएंगे। इसके अलावे भी अगर कुछ आता है तो ये मैं आपको आए के वीडियोस में बताऊंगा, टेंशन मत लो। एनसीईआरटी बुक के अलावे भी जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन हो या कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 3। चलो अब आगे हम चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से आएंगे, चलो यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें ये दोनों क्वेश्चंस कर लेना। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। याद रखना कि इस चैप्टर से लगभग 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और 5 मार्क्स में इसमें से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस रहता ही है एक, ये गारंटीड है। तो इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर शॉर्ट में लगभग 2 मार्क्स में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक करके दिखाओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो कोई सा भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक कर लेना, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों वाले स्टूडेंट। ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी वैसे ही ये चेक करके बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चेक करने के लिए एक रहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। फिर यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बस ये क्वेश्चन नंबर ये 4 कर लेना। और ये भी आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल, ये एक साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हर साल आप प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन अगर उठा के देखो तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ट्रेन वाला या फिर एरोप्लेन वाला, इस तरह का यूनिफॉर्म स्पीड वाला जो क्वेश्चन है वो आता ही है। ये 100% तुम मान के चलो कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। और एज वाला जो क्वेश्चन रहता है वो लीनियर इक्वेशन से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे मैंने इन क्वेश्चंस को टिक नहीं करा है। तो ये क्वेश्चन करना ही करना है एनी हाउ, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना। और इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सके तो आर.एस. अग्रवाल बुक में देख लेना कि ऐसे क्वेश्चन और भी दिए हुए होंगे यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड,
उस क्वेश्चन को कर लेना। एयरक्राफ्ट से, एयरप्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ट्रेन वाला होगा, वो सब करना। यही सब से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर, ये जो आपका 5 दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर ये वाला 5, इसको कर लेना। ठीक है, यहाँ पर भी हमें रूट्स निकालने के लिए बोला गया है। एक्सरसाइज 4.2 से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम है। कभी कभी 2 मार्क्स में भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स में आया तो ये वाला आएगा। बाकी 5 मार्क्स में क्वेश्चन तो ये वर्ड प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा, ये पक्का है। ठीक है, बाकी फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करने के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी पोलिनोमियल में आपको बता दिया, इसलिए यहाँ पर मैंने टिक नहीं करा है। ठीक है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना कर लो जो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखो नेचर ऑफ द रूट्स, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको भी याद रख लेना, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। फिर यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड आपके परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखा हो, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो उसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का फॉर्मूला होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, ये पता होगा। फिर 2 इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला हम लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और अगर कोई भी रियल रूट्स ना हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो बस ये 3 फॉर्मूला याद रख लेना। इन तीनों फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में 100% में गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पूछा जाएगा। देन आ जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आते हैं आगे नीचे। नीचे यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर ये जो 9 है, इसको कर लेना। इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला है। फिर इसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, अगर जो भी होगा, अगर रियल निकलता है तो उसका रूट्स निकालो, वो सब आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर ये 2 का 1 और 2 कर लेना। बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा में RS अग्रवाल के कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम ही क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वही आता है। ठीक है, तो यहाँ से जो NCERT बुक से आते हैं वो मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। बाकी और भी अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये मैं आगे आप लोग को करवाऊँगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 में, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन NCERT बुक से आएंगे, चलो हम यहाँ पर समझते हैं। एक बात और कि इस चैप्टर से ना NCERT बुक से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और आपको एक्स्ट्रा करना ही है तो सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी बेस्ड करना। बाकी NCERT बुक से ही इस चैप्टर से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज 5.1 है, 5.1 से आपका एग्जामिनेशंस में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना, चाहे आपने बेसिक मैथमेटिक्स चुना हो या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चुना हो। यहाँ से इस एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल नंबर ये जो 4 है, इसको तो बिल्कुल ही मिस मत करना, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो एकदम ही मत छोड़ना। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, ये हर साल लगभग पूछा जाता है। ओके, तो इसको भी कर लेना। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये भी कई बार परीक्षा में आया हुआ है और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेना। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 8, इसको भी मिस मत करना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से लास्ट टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट से 11th टर्म निकालो, या फिर एंड से 11th टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, बाकी ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 में, तो ये आपको करने का ज़रूरत है नहीं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो, बाकी आएगा नहीं, ये सब भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, इसको कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये सब आपको करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो, बाकी एग्जामिनेशंस में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसको कर लेना, ऐसे क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल में भी इस तरह क्वेश्चन को टिक करवाया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 और 14 को कर लेना। ठीक है, बाकी और कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। देखो, फिर से वही चीज़ कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर आपको टिक नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो नहीं आएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो कि प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, हाँ वो कर सकते हो, लेकिन परीक्षा में नहीं आएगा। बाकी ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पीछे भी टिक करवाया था।
लास्ट टर्म से 20 टर्म यहाँ पे लास्ट से 20 टर्म निकालने के लिए बोला है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी फिर ये सब आपके परीक्षा में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। जो मैं टिक नहीं करना वो नहीं आएगा, ये पक्का तुम मान के चलो। बाकी यहाँ पर सम का ये 2 फॉर्मूला होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तो सम से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूला तो याद करना ही करना है आपको, इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें एस एन की वैल्यू दी हुई रहती है, आपको ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए रहता है, nth टर्म फाइंड करने के लिए दिया जाता है, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करके nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। और ये भी आई है, इस फार्मूला को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये 100% गारंटीड है कि इस फार्मूला से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। कौन सा क्वेश्चन रहेगा आगे मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल नंबर जो 13 है इसको कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। फिर इसके बाद आगे आते हैं, ये सब आपको वो करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज 5.3 से ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें से सारे क्वेश्चंस को एक बार बना लेना, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है और आता है भाई क्वेश्चन यहाँ से 100% में, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ पूछा जाता है। या तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा या तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही परीक्षा में आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस मत करना और अच्छे से सॉल्व कर लेना। देन यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, बाकी ये सब करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से डायरेक्ट आ जाना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 करना, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक टी का फॉर्मूला बताया था एस एन के कॉन्सेप्ट में, कि अगर एस एन की वैल्यू दी हुई हो तो टी एन कैसे निकालते हैं, तो एस एन माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये सब कर लेना, यही सब आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। फिर बाकी ये सब जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है यहाँ से ये सब नहीं आएगा, डायरेक्ट ये आपका वर्ड प्रॉब्लम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जैसे 18 कर लेना, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेना, ठीक है, बस यही सब आएगा, इससे आउट क्वेश्चन आपका और एक भी नहीं जाएगा, ये पक्का जान लो कि इससे आउट क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक चीज़ और जान लेना कि देखो एक्सरसाइज ये जो 5.4 है ये ऑप्शनल है, और ऑप्शनल एक्सरसाइजेज में देखो यहाँ लिखा भी है कि दिस एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यहाँ के जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब नहीं आते हैं। बट मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके परीक्षा में आता है, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में दे दिए जाते हैं, कई बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कर लेना बस इस एक्सरसाइज से, बाकी आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बाकी ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन इसको कर लेना, भले ही क्यों नहीं दिया हुआ हो यहाँ पर कि एग्जामिनेशन में ये नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी दे देता है सीबीएसई, ठीक है ना। तो बाद में आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि आपने क्यों दिया नहीं दिया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। बस इतने ही है, इतने क्वेश्चन को कर लोगे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी और दूसरे किताब से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इतने एनफ है। बाकी करना ही है तो सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करना, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, नहीं मिलेगा क्वेश्चन, तो बताना, मैं आगे के वीडियोज़ में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 में, दैट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल से कौन से क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक से आएंगे, चलो यहाँ पे आगे आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जो दिया गया है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन जो सिमिलर फिगर्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट ही हो। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, और आएगा ऐसे क्वेश्चन तो वो असर्शन रीजन में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर एक्सरसाइज 6.1, यहाँ से भी एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला, ये सब सारी बेसिक चीज़ें दी गई है, तो इसको भी स्किप करते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट लाइन दिया गया है, ये भी जरूर याद रखना, ये भी आई है कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो उस ट्रायंगल को हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं, इसको याद रखना, ठीक है ना। एंड फिर द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो रेशियो में होते हैं, वो हमेशा सेम होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ये 100% तुम समझ लो, ये परीक्षा में 100% आना वाला है।
खास करके ये थ्योरम 6.1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में तुम्हारा छप कर आने वाला है, जो कि है थेल्स थ्योरम एंड इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी ज़रूर सीख लेना, इसका प्रूफ भी आपके एग्जामिनेशन में आएगा। सब सारा आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी याद कर लेना, ऊपर में जो स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इसी थेल्स थ्योरम का ये कन्वर्स है थ्योरम 6.2। तो कई बार क्या होता है कि कन्वर्स भी परीक्षा में आ जाता है, तो कन्वर्स का भी प्रूफ अच्छे से सीख लेना, ये भी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन कौन सा आएगा आगे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेना, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ये बेसिक वालों के लिए खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल नंबर जो 3 है इसको भी कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 6.2 से इस तरह का जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेना, ये 2 क्वेश्चन इसको कर लेना। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। देन आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है, ये सब भी बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको करना है। फिर यहाँ पे आपको 7 और 8 करने की ज़रूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते ही आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आ जाते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन में। यहाँ पर भी आपको एक थ्योरम दिख रहा होगा, थ्योरम 6.3, इसको कर लेना, ये भी थ्योरम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको मैंने यहाँ पर टिक नहीं करा है। ठीक है, फिर इधर आते हैं, ये थ्योरम नंबर 6.5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी प्रूफ करने के लिए सीख लेना। ओके, जो भी टिक करवा रहा हूँ ना इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, परीक्षा में यहीं से आएगा, बाद में छोड़ कर आओगे फिर बाद में पछताओगे क्यों नहीं मैंने करा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, या मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेना। फिर ये वाला क्वेश्चन आपको करने का ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं 6.3 में। यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से पूछा जाता है, यहाँ से ये भी आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में, ये 5 नंबर भी आपका 2 मार्क्स में आना रहेगा, तो यहीं से आएगा। अदरवाइज़ फिर ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं आएंगे, ये डायरेक्ट फिर आपका क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है ये VVI क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एंड एक क्वेश्चन मैं भी आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको भी कर लेना, ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये 100% तुम्हारे पेपर में छपने वाला ये वाला क्वेश्चन, इनफैक्ट जो CBSE ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकाला है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन डाल दिया है, तो ये तुम कन्फर्म मान के चलो कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो इसको एकदम ही मिस मत करना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कौन कौन से क्वेश्चन NCERT बुक से आएंगे चलो बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दिख रहे होंगे, इसको अच्छे से जरूर कर लेना, ये जो हाईलाइटेड लाइंस है ना इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से अगर किसी पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस ले तो वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, यानी उसे वो जो है एब्सिसा कहलाता है, यानी एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं, इसको याद रखना। फिर है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से जो भी पॉइंट की डिस्टेंस होती है उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं या फिर ऑर्डिनेट कहते हैं, मतलब वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर आगे है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट की कोऑर्डिनेट होती है वो x0 होती है, और y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनती है वो 0 और y होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन में खास करके बनता है, इसीलिए इसको याद रखना। इसके बाद आगे आते हैं और यहाँ पर आपको डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले ये डिस्टेंस फार्मूला आपको याद रख लेना है, ये वाला जो फार्मूला है इसको रट लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ये देख लो एग्जाम्पल नंबर ये जो 2 है, जिसमें आपको शो करके दिखाना है कि ये सब जो पॉइंट्स है ये स्क्वायर के वर्टिसेज हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशन करा गया है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ करा गया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। फिर यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4 पूछा जाता है। फिर यहाँ से एग्जाम्पल नंबर आपको 5 कर लेना है। फिर आगे आना है एक्सरसाइज 7.1 से। सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेना है।
नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करना और फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कर लेना। तो बस इस एक्सरसाइज से आपको इतने करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% है कि क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में 100% जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर टिक करा है। इसके बाद सेक्शन फार्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ये रहा सेक्शन फार्मूला, ये आप यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन फार्मूला है। इस फार्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, इसको एकदम मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना रेशियो फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर मतलब देखा जाए तो 99% उम्मीद रख लो कि हर एक सेट में रेशियो वाला जो क्वेश्चन है वो एक रहता ही रहता है। तो ये आपको एक कर लेना है। फिर इसके बाद आगे आते हैं, फिर यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना है। ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ट्राइसेक्शन वाला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 9 भी कर लेना है। फिर से देखो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। रेशियो वाला भाई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये 99% चांस रख लो ये आता ही है, 1% ही चांस रहता है कि नहीं आए, वरना आता ही है क्वेश्चन। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर एक पैरेललोग्राम वाला भी क्वेश्चन आता है, जिसमें हम मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइजेज से आपको ये क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 2 कर लेना है, क्योंकि ये देखो ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल में भी इस तरह का ही क्वेश्चन दिया गया था। और इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक में कोई सा भी क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में 100% पूछा जाएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। हाँ, आप सोच रहे हो भैया क्या सारे क्वेश्चन आएंगे? सारे क्वेश्चन तो परीक्षा में एक ही चैप्टर से थोड़ी आ जाएगा। नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे सेट्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको तो पता नहीं है ना कि मेरे सेट्स में ये क्वेश्चन आएगा या ये क्वेश्चन आएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा यहीं से, ये कन्फर्म है। तो इसी वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेगा। किसी सेट में यहाँ से ये क्वेश्चन रह सकता है, किसी सेट में ये रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, जैसे ये मैंने जो टिक नहीं करा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो आपको यहाँ पर बताया हुआ ये जो हाईलाइटेड है, आना रहेगा क्वेश्चन यहीं से आएगा, अदरवाइज दूसरा आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। सो एनसीईआरटी बुक से जो भी क्वेश्चंस आने थे वो मैंने तो आपको यहाँ पर करवा दिया है। बाकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का भी आने का हाई चांसेस रहता है इस चैप्टर से। तो मैं आप लोग को आए गए वीडियोज़ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से करवा दूंगा। तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रखे रहना। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर में कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो एनसीईआरटी बुक से जो भी क्वेश्चंस आएगा वो तो मैं फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एंड एनसीईआरटी के अलावे भी कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसके बारे में आगे के वीडियोस में उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखे रहना। आगे आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे, वो मैं आगे आपको करवाऊँगा। जैसे यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपका एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को एक कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको टिक कर लेना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 से आपको सारा करने का ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते नहीं है। फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पर आना है, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, ये जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से ना समझ लेना, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना, क्योंकि असर्शन रीजन में क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अब यहाँ पर आपको ये वाला एक टेबल 8.1 दिखाई दे रहा होगा। ये टेबल 8.1 से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में 100% आएगा, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सब सारा वैल्यूज़ को याद रख लेना कि sin 0, sin 30, 45, 60, 90 इन सब का वैल्यू क्या क्या होता है, इसको याद रख लेना। क्वेश्चन कैसे आएंगे यहाँ पर आगे आपको बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये 100% तुम ये रख लो कि ये किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। ये मैं आपको अभी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, ये 100% फिक्स है कि ये क्वेश्चंस किसी ना किसी सेट में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही कर लेना, बिल्कुल मत छोड़ना। एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 का ये जितना भी क्वेश्चन ये सारे कर लेना, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बनाने का तरीका सब में सेम रहेगा, sin 60, cos 30,
इन सब का वैल्यू को पुट करना है या फिर यहाँ पर जो भी है उन वैल्यू को पुट करके सिंपली सॉल्व करना है। तो इन सब को बनाने के लिए एक बार सीख लेना, कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। एंड फिर से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से ये VVI क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल ही आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन रीजन में इस तरह से ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बनेगा, तो इसको भी अच्छे से समझ लेना, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस में आते हैं जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आपको ये एग्जाम्पल नंबर 11 ये वाला इसमें कर लेना है एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल नंबर ये 12 कर लेना है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल करना है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना। लास्ट ईयर में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर में पूछा गया था इस साल नहीं आएगा, इस साल भी आ सकता है। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। एंड इसके अलावे एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का ये 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, ये दोनों कंपलसरी है। बाकी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बच गया 3, 5, 6, 8, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में से मैं आपको ये अभी बोल दे रहा हूँ, मैं 100% ये आपको अभी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। अपना पेपर मिला के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन जैसे आपका परीक्षा हो जाए ना, आके देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी 1 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं, कम से कम 3 नंबर का या तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही मिस मत करना। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर टिक किए हाईलाइट करा हुआ है, इसको कर लेना, ठीक है, ये सब सारे कर लेना। तो बस आइडेंटिटीज़ कितने क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन और यहाँ पर होगा, ठीक है, एक यहाँ पर होगा, इसको कर लेना। बस इतना कर लेते हो तो आइडेंटिटीज़ में और आपको कोई दूसरा बुक छूने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी से नहीं आएगा, आएगा कुछ अलग टाइप का ही क्वेश्चन आता है जो कि आपके NCERT बुक में नहीं है। तो वो जो भी क्वेश्चन आता है वो मैं आपको आगे के वीडियोज़ में करवा दूंगा, टेंशन मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है ना। आगे आपके लिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इस चैप्टर से हाई चांसेस है कि 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछा जाता है। तो आपको इस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके जानी है और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके जाना है, ठीक है। हालांकि अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि NCERT के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को बना भी लेना, इससे आपका इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो सकेगा, ठीक है ना। ये जो फिगर 9.1 है, एंगल ऑफ एलिवेशन, साइन ऑफ साइट, इन सब का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको समझ लेना, क्योंकि ये सब समझोगे तभी जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस है वो बना पाओगे। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेना, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसी वे में भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर ये जो 3 है, सबसे पहले तो इसको अच्छे से कर लो, इसको कर लो, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको भी बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आगे आते हैं, फिर यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको भी अच्छे से समझ लेना, इस तरह का भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल मत छोड़ना। आगे आते हैं और एक्सरसाइजेज में एक्सरसाइज 9.1 से ये सब क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो, बट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहाँ से जल्दी नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है। इधर से क्वेश्चन आएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको कर लेना, ये परीक्षा में आएगा, ये पक्का है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसमें से अगर पूछा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा भैया, तो ये क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह का ना क्वेश्चन 100% तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, या तो फिर केस स्टडी बेस्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन रहेगा ऐसे ही, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा इस बैलून को यहाँ से यहाँ तक जाने में, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। या फिर एरोप्लेन से रिलेटेड रह सकता है क्वेश्चन कि एरोप्लेन उड़ रहा है, इतने हाइट से उड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये 13 करना है और क्वेश्चन नंबर 15 करना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन कर लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से और कुछ भी नहीं आएगा, ओके। कोई दूसरा किताब से और करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आना रहेगा यहीं से आएगा। हाँ, अलग क्या आएगा, अलग आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर से 99% चांस रख लो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने का। अभी
देखा जाए तो 2020 के बाद से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन शुरू करा गया है। लगभग 3 साल 4 साल हो गया होगा, आई थिंक 4 साल से जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से लगभग 3 साल में तो इस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, तो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर तैयारी कर लेनी है। तो ये हो गया चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर की ओर अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स। अब सर्कल से कौन कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से आएंगे, चलो यहाँ पे बताता हूँ। याद रहना कि सर्कल से एनसीईआरटी बुक से तो क्वेश्चन आता ही आता है, और एनसीईआरटी बुक के अलावे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी एनसीईआरटी के बुक के अलावे क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं आपको आगे के वीडियोज़ में करवाऊंगा। देखो यहाँ पर ये जो लाइन है कि देयर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्किल, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में बनेगा या सर्सन रीजन में क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि किसी सर्किल में एक पॉइंट पे कहीं कोई एक सर्किल है, उसमें अगर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से केवल हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक थ्योरम 10.1 आपको दिख रहा होगा, तो ये VVI है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 99% चांस रख लो सर्कल का ये क्वेश्चन, एक थ्योरम जो है ये वाला थ्योरम आता ही है। देखो सर्कल में 2 थ्योरम है, 2 थ्योरम में से एक थ्योरम तो आता ही है परीक्षा में। ऐसे दोनों ही आता है, किसी सेट में ये थ्योरम रहेगा, किसी सेट में दूसरा वाला थ्योरम रहेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम तो आपको एनी हाउ करना ही करना है। देन इसके बाद एक्सरसाइज 10.1 से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 को ये बनाने के लिए सीख लेना। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके मल्टीपल चॉइस में खास करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा वाला थ्योरम, इस थ्योरम को कर लेना। ये 2 थ्योरम है, एक थ्योरम मैंने ऊपर बताया और ये दूसरा थ्योरम है। इन 2 थ्योरम में से एक ना एक थ्योरम परीक्षा में से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, किसी सेट में एक पहला वाला थ्योरम रहेगा, किसी में दूसरा वाला थ्योरम रहेगा, लेकिन रहेगा ज़रूर। फिर यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी 100% चांस रख लो, ये भी तुम्हारे पेपर में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आता ही है यार, हर साल लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हालांकि ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 10.2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चंस को एक एक करके कर लेना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन ऐसे एक ना एक आते ही हैं। एक या 2 से 3 आता है मल्टीपल चॉइस में ऐसे करके क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। फिर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार और आपके भी एग्जामिनेशन आने का हाई चांसेस है। इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। बाकी ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो, लेकिन चांस कम है आने का, इस वजह से मैंने यहाँ पर टिक नहीं करा हुआ है। ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इनफैक्ट CBSE ने इस साल जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकाला है, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। देन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये भी VVI है। ठीक है, ये भी VVI है। क्वेश्चन नंबर 10 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। परीक्षा में क्वेश्चन आता ही है, ये मत सोचना कि नहीं आएगा, आ जाएगा, इसलिए इसको मत छोड़ना। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर ये जो 13 है, इसको मत छोड़ना। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर बताए हैं ना, ये एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। बाकी ये आपकी मर्जी है, करो ना करो, इसका आने के चांसेस बहुत कम है। जो मैंने टिक नहीं करा है उसके आने के चांसेस कम है, नहीं आता, जनरली वो परीक्षा में नहीं आता है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि भैया वही आ गया तो नहीं आएगा। ठीक है, इतना विश्वास रखो। मैं ऑलरेडी 13 साल से अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन आता है और क्या क्वेश्चन नहीं आता है, क्या क्वेश्चन आपके भी परीक्षा में आएगा और क्या नहीं आएगा। तो इस बात की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 11 दिया गया है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे NCERT बुक से आएंगे, चलो यहाँ पे बताता हूँ। और हाँ, क्या इस चैप्टर से NCERT बुक के अलावे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल आएगा। NCERT बुक के अलावे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैं आगे के वीडियोज़ में आपको करवाऊँगा, टेंशन मत लो। फिलहाल NCERT बुक से टिक कर लो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे।
सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला को याद कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेगा वो इन्हीं फॉर्मूला से बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला होगा, इसको भी टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इन्हीं फॉर्मूला से क्वेश्चंस बनेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस में, तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कर लेना, VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही मत छोड़ना। इसके बाद आगे आते हैं एक्सरसाइज 11.1 में। इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज है नहीं, एक ही एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है, फिर इधर से आपको ये हॉर्स वाला क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन 100% रख लो, ये पेपर में छपने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आपको नहीं छोड़नी है। देन इधर आते हैं, फिर यहाँ से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना है। ओके, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट है। ये मैंने आपको ऊपर में ये जो क्वेश्चन नंबर 8 दिखाया था ना, उसी का ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, फिर यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना। बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं आपको इस चैप्टर से। लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। आप देख रहे हो चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है, छोटा सा चैप्टर है, कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आना रहेगा तो एक हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस में भी आपको इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो एक क्वेश्चन नंबर 14 को बस समझ लेना, इसके कॉन्सेप्ट को बस समझ लेना, बस इतना ही क्वेश्चन करना है। बाकी ये सब आपकी प्रैक्टिस है, बनाना है तो बना लो। चांसेस कम है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने जो यहाँ पर टिक करवा दिया है, क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब आगे चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब इस चैप्टर से एनसीईआरटी बुक से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, चलो यहाँ पर अब इसको हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में एक आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिखेगा, इसको कर लेना, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आता है। ठीक है, इसको कर लेना एक। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 2 को भी कर लेना, इस तरह के भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी सेट में एक क्वेश्चन रहेगा, किसी सेट में दूसरा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। ठीक है ना, जो नहीं आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं आएगा, ठीक है, तो ये मान के चलो ये नहीं आने वाला है, कन्फर्म है। इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर फिर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत छोड़ना, VVI कर लो ये। ठीक है, अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। देन अब आगे एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को जरूर ही कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये भी पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद ये कैप्सूल वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी एकदम ही नहीं छोड़ना है, 100% रख लो, ये भी तुम्हारे पेपर में छपकर आने वाला है। ठीक है, इसको भी जरूरी कर लेना। फिर आगे ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 7 है, इसको कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेना। ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, तो इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आपको 8 नंबर करना है करो, फिर यहाँ से ये सब क्वेश्चन करना है करो, आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ वो आपको करना ही करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक आपको ये एग्जाम्पल नंबर ये आपको 7 दिख रहा होगा, इसको भी मत छोड़ना, ये भी पेपर में आपका छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एक्सरसाइज 12.2 से नीचे की ओर ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको जितना बार बोलो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एकदम ही आपको नहीं छोड़ना है। एंड फिर यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 6 और 7, बस इतने ही क्वेश्चन आपको वॉल्यूम से कर लेने हैं। अगर आप इतने कर लेते हो तो आपका वॉल्यूम का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई दूसरा क्वेश्चन भी अगर आता भी है ना, तो आप इजीली करके आ जाओगे, मैं आपको इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है ना, कोई दूसरा क्वेश्चन भैया होगा ना, आप कर लोगे, बशर्ते कि आपको ये सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जाना है। तो चलो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर की ओर अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें से जो जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से आएंगे वो आपको मैं यहाँ पर टिक करवा दे रहा हूँ, और इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी बुक से एग्जैक्ट मिल भी जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर बना लो तो फिर इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। हाँ, कभी कभी चांसेस रहता है कि इस चैप्टर से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है, लेकिन वो आसान आता है, जो कि आप कर लोगे। ऐसे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, या तो मीन निकालने के लिए सीखना है, या तो मीडियन निकालने के लिए सीखना है, या फिर मोड निकालने के लिए सीखना है। ठीक है, यही तीनों में से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा। चलो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मीन निकालने के लिए 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पर दिया गया है।
फिर इसके बाद दूसरा भी मेथड यहाँ पर दिया गया है एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड एक और मेथड होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ करके मीन निकालने के लिए एक सीख लेना, ठीक है। तीनों मेथड ही सीख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी परीक्षा में पूछता है कि इसी मेथड से ही बनाना है, तब तो आपको उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। तो तीनों मेथड को एटलीस्ट सीख लेना, ताकि कोई भी मेथड आए आप परीक्षा में बना सकते हो। अब जैसे आगे मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर डायरेक्ट एक्सरसाइज आपको निकालना है 13.1, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है, जिसमें देखो यहाँ पर मीन निकालने के लिए बोला गया है। आपको जो भी मेथड सही लगे आप उस मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कर लेना है। देन यहाँ से ये आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है। करना कुछ नहीं है, सब में बस हमें मीन ही निकालना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से बस आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना। अगर इतने क्वेश्चन को आप बना लेते हो ना, आपको ना एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे मीन निकालते हैं, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो वो कर लोगे, बशर्ते कि तीनों मेथड आपको सीख लेना है। इसके बाद आगे आते हैं, अब आपको यहाँ पर मोड निकालने के लिए सीखना है, ठीक है। और मॉडल क्लास क्या होता है अच्छे से समझ लेना, क्योंकि परीक्षा में ना डायरेक्टली मॉडल क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा लोअर लिमिट है या फिर अपर लिमिट है। तो ये सब सारा समझ लेना, मॉडल क्लास क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है, ये सब सारा समझ के ये वाला फिर मोड का फॉर्मूला याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा अगर आ जाए मोड निकालने के लिए, परीक्षा में अगर मोड निकालने के लिए आ जाए तो फिर आपको मोड निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो मोड निकाल पाएंगे ना। अब क्वेश्चन आपको कौन कौन से करने हैं, तो ये आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है, जिसमें यहाँ पर देख लो ये वही मोड निकालने के लिए बोला गया है। फिर नीचे आना है, यहाँ से एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है। इसमें भी देखो यहाँ पर मोड निकालने के लिए बोला गया है। देन इसके बाद मीडियन निकालने के लिए सीखना है आपको, मीडियन निकालने के लिए सीखना है। मीडियन का भी फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, जो भी मीडियन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला याद कर लेना, ये देख लो यहाँ पर दिया गया है, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। इसमें भी मीडियन क्लास क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या, ये सब सारा समझ लेना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और लॉन्ग शॉर्ट में तो आता ही आता है। एक फिर आपको ये एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना है, ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना। इसके बाद आगे आना है, फिर यहाँ से आपको ये एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना है, चूँकि यहाँ पर ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, और ये डायरेक्ट आपके परीक्षा में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% है, पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड ये जो फॉर्मूला है, इसमें आपका दिया गया है कि मीडियन मोड और मीन मोड मीडियन, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, या फिर किसी अदर तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। देन एक्सरसाइज 13.3 में आ जाना है, और यहाँ पर फिर ये आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें देख लो यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए बोला है, और ये भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा ना, तो डायरेक्ट 5 मार्क्स में आएगा, तो इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है। एकदम पेपर में समझ लो छपा हुआ रहेगा क्वेश्चन। फिर यहाँ से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है। यहाँ पर भी इसमें हमें मीडियन फाइंड करने के लिए बोला गया था, और ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन अलग है, आपको देखने में लग रहा होगा कि क्वेश्चन एक जैसा है, लेकिन जब बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों क्वेश्चन ये अलग है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है। तो बस ये चैप्टर अभी आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक चैप्टर और बस बच गया है प्रोबेबिलिटी का, चलो उस चैप्टर के भी आपको क्वेश्चन अब आगे मैं बताता हूँ। सो एक लास्ट अब चैप्टर नंबर 14 दिया गया है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी से जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से आएंगे वो तो मैं यहाँ पर आपको टिक करवा दे रहा हूँ, बट एनसीईआरटी बुक के अलावे भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, वो मैं आए के वीडियोज़ में करवाऊँगा, टेंशन मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। चलो यहाँ पर आगे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आएंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रख ही लेना है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फॉर्मूला को भी याद रख लेना, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं।
वो फार्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। फिर यहाँ से इससे भी रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल नंबर ये जो 7 दिया गया है इसको अच्छे से समझ लेना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 8 को भी टिक कर लो, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर फिर ये 12 कर लेना, ठीक है। जो मैं नहीं कर रहा ना उसको करने का ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो बट परीक्षा में आएगा नहीं। लेकिन हाँ, जो मैंने यहाँ पर करा हुआ है क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ये कन्फर्म है। ये एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। देन आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं एक्सरसाइजेज में। एक्सरसाइज 14.1 में यहाँ पर नीचे आना, ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। देखो प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो, बाकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये सब से बनते नहीं हैं। डायरेक्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से तुम्हारा पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन नंबर 12 आ सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 90% चांस रख लो परीक्षा में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना 13 नंबर को। 14 भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला दोनों, ये दोनों क्वेश्चन भी आई है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है। 90% चांस रख लो क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका इन्हीं दोनों में से आने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं ये सब में से नहीं आएगा, 15 भी इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर इस कार्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड फिर इधर से आपको एक सिर्फ क्वेश्चन नंबर ये 24 कर लेना है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन नंबर 24 और बस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जितने भी चैप्टर्स थे मैथमेटिक्स के वो मैंने आप लोग को यहाँ पर करवा दिए हैं। वो सारे चैप्टर्स के NCERT बुक से टिक करवा दिए हैं जो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। और मैंने यहाँ पर जितने भी टिक करवाए हैं ना, क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। जो मैंने टिक नहीं करवाए हैं ये कन्फर्म मान के चलो, ये वो क्वेश्चन जो है परीक्षा में नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आपको इसी प्रकार से साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट का भी जो भी हमारा बच गया है, अगर उसके भी आपको क्वेश्चन चाहिए कि NCERT से टिक करवा दीजिए तो मैं आगे के वीडियोस में करवा दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, और कौन सा सब्जेक्ट का पहले चाहिए वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।